वंदे मातरम साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम मेडाइवल इंडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है भारत पर मुस्लिम आक्रमण या फिर मुस्लिम इन्वेजन ओवर इंडिया। तो भारत पर जो मुस्लिमों के आक्रमण हुए उसको समझ लेते हैं, उसके पीछे का क्या कारण है वो हम समझते हैं। तो मुस्लिम जो आक्रमण हुए बेसिकली वो जो अरब वाला क्षेत्र है और जो तुर्की वाला क्षेत्र है, जिसे हम टर्किश एरिया बोलते हैं, तो वहाँ से इन्वेड करने आते थे मुस्लिम इंडिया में। अब उसका रीज़न एक ये था कि वहाँ वो जो क्षेत्र है वो अनउपजाऊ क्षेत्र है, वहाँ पर केवल पशुपालन वगैरह होता है, कृषि जो एग्रीकल्चर कल्टीवेशन है वहाँ पर इतना अधिक नहीं होता। तो उन लोगों को जो खाने के लिए चीज़ें चाहिए होती है तो वो दूसरी चीज़ पे डिपेंडेंट रहते हैं, वहाँ पर मांस पे वो डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि जानवरों पे उनकी डिपेंडेंसी ज़्यादा है, क्योंकि एग्रीकल्चर कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। तो वो अपने इसलिए वो भारत में क्या है, क्योंकि भारत में धन संपदा काफ़ी अधिक थी, तो वो यहाँ पर इन्वेड करते थे और यहाँ से लूटपाट करके वहाँ पे ले जाके चीज़ों को रखते थे। तो एक कारण तो आर्थिक कारण जो हमने समझा कि वो इन्वेड क्यों करते थे, क्योंकि भारत में अपार धन संपदा थी। तो एक तो ये आर्थिक कारण हो गया मुस्लिमों के इन्वेजन का। दूसरा कारण है राजनीतिक क्षेत्र का विस्तार करना, क्योंकि वो अपना क्षेत्र विस्तार करना चाहते थे और साथ ही इस्लाम धर्म का वो प्रचार करना चाहते थे। तो ये तीन प्रमुख कारण हैं मुस्लिमों के भारत आक्रमण के संदर्भ में। अब दो तरह से हम इसको समझेंगे कि एक तो अरब लोगों के द्वारा जो आक्रमण किए और एक तुर्क लोगों के द्वारा जो आक्रमण किए गए। तो अरब लोगों में जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है वो मोहम्मद बिन कासिम का है, और जो पहला सफल अभियान था, मुस्लिम अभियान कह सकते हैं, पहला सफल मुस्लिम अभियान भारत के खिलाफ मोहम्मद बिन कासिम का 712 ईस्वी में। और तुर्की जो आक्रमण हुए उसमें महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी, इन दोनों को हम समझेंगे कि इन्होंने किस प्रकार किस परिस्थितियों के चलते भारत में इन्वेड किया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक बैकग्राउंड के बारे में, कि जो मोहम्मद बिन कासिम या फिर इसके साथ ही पहले भी 14 बार आक्रमण हो चुका था, पर वो इतना सफल नहीं हुआ था। जैसे 711 ईस्वी में उबैदुल्ला ने सिंध पर आक्रमण किया था। सिंध कौन सा क्षेत्र है कि जो पाकिस्तान जो अभी प्रेजेंट में है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये सिंध पूरा प्रांत था। तो सिंध के पास यहाँ पर एक बंदरगाह था जिसे देवल बंदरगाह कहते हैं। तो श्रीलंका से होते हुए ऐसा माना जाता है कि एक जहाज यहाँ से गुजरा और सिंध का जो देवल बंदरगाह है उस जहाज को वहाँ पर लूटपाट हुई, और उस जहाज की जो बहुत सारी महत्वपूर्ण सामग्री थी वो सिंध के क्षेत्र के लोगों ने लूट ली। और ये जहाज जो है ये जा रहा था अरब क्षेत्र में। तो अरब क्षेत्र का जो वहाँ का इतिहास समझे तो वहाँ पर जो इराक वाला क्षेत्र है वहाँ का गवर्नर हुआ करता था अल हजाज। तो अल हजज वहाँ का गवर्नर था, और अल हजज को जब ये पता चला कि भाई वहाँ पर क्या है, देवल बंदरगाह पर लूटपाट हुई है हमारे जहाज से, तो अल हजज ने सिंध का जो राजा था, राजा दाहिर, काफ़ी मजबूत शासक था। ये पूरा क्षेत्र सिंध और यहाँ तक की बात करें मुल्तान, ब्राह्मणाबाद, ये सब क्षेत्र इसके अंतर्गत ही था, जो अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। तो वहाँ के अल हजाज जो गवर्नर था उसने बोला कि भाई जो भी लूटपाट हुई है वो आप सामग्री हमें लौटा दो। तो दाहिर ने उनकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो ये एक कारण माना जाता है कि अरब जो है वो इन्वेड करेंगे भारत में। तो 711 में उबैदुल्ला को भेजा गया, जो सेनापति था, उसने आक्रमण किया, पर वो पराजित होकर राजा दाहिर ने उसे बहुत बुरी तरह पराजित किया। उसके बाद बुदेल आया, बुदेल, BUDEL, बुदेल, वो भी आक्रमण किया, पर वो भी सफल नहीं हो पाया। पर 712 ईस्वी की बात आती है तो एक महत्वपूर्ण इन्वेजन भारत में हुआ, जो मीर कासिम के नेतृत्व में माना जाता है। तो मीर कासिम आएगा, और केवल ये लड़का केवल महज 17-18 साल का एक लड़का है, और पर ये काफ़ी खूंखार प्रवृत्ति का शासक था, सेनापति था। और ये जो रास्ते में आया तो इसने काफ़ी भारी मारकाट मचाई, जैसे ब्राह्मणाबाद और मुल्तान में इसने रातों रात हजारों हिंदुओं को काट दिया, क्योंकि ये सामने एक चुनौती रखता था कि या तो आप सरेंडर कर दो, इस्लाम कबूल कर लो और हमारी साइड आ जाओ। तो ये कुछ तथ्य है, इसके बारे में हम समझते हैं कि भारत पर जो अरब आक्रमण हुआ, तो भारत पर पहला सफल अभियान जो माना जाता है वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 में हुआ।
इसने सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया, क्योंकि दाहिर ने पहले पुराने जो लोग आए थे उनको पराजित करके भगा दिया था। पर मोहम्मद बिन कासिम के समय जब मोहम्मद बिन कासिम आया तो परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई कि दाहिर ने सोचा कि बहुत बार हरा चुका हूं मैं इन लोगों को, तो उसने इस चीज़ को हल्के में लिया। और दाहिर जो मीर कासिम क्या कर रहा था कि आते आते जो उसने बहुत सारे लोगों को अपनी सेना में जोड़ रहा था, वो जिस भी रास्ते से गुजरता वहाँ के लोगों को अपनी सेना में भर्ती करता जाता। तो काफ़ी अधिक सेना लेकर वो आया और दाहिर पर आक्रमण किया और दाहिर इस युद्ध में मारा गया। और 713 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को भी जीत लिया। अब दाहिर के पीछे भी एक जो चचनामा या फतेहनामा एक पुस्तक है, वहाँ से कहानी मिलती है, या फिर ये कहाँ तक सच है, पर वो सबसे प्रसिद्ध मत है इतिहासकारों को कि चचनामा में लिखा गया है कि दाहिर जो है वो उसकी जो दूसरी पत्नी थी उससे उसकी 2 पुत्रियां थी, एक तो सूर्या देवी, एक परिमल देवी। तो सूर्या देवी और परिमल देवी दोनों कन्याओं को जो है, दोनों स्त्रियों को जो मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ ले गया और वहाँ के जो खलीफा हुआ करता था, जो मुस्लिमों का जो सबसे बड़ा पद है खलीफा को माना जाता था कि ये भगवान का दूत है और जो ये अल्लाह जो चीज़ें बताते हैं वो खलीफा अपने लोगों को बताता है। तो अल्लाह का जो दूत माना जाता है खलीफा, उसको इसने जाके इन कन्याओं को सौंप दिया। पर जब जो सूर्या देवी और परिमल देवी दोनों लड़कियों ने कहा कि जो मीर कासिम है उसने हमको पहले से ही गलत आचरण हमारे साथ किया है, तो ये जब सुना तो ऐसा माना जाता है कि जो खलीफा था उसने मोहम्मद बिन कासिम को चमड़े के अंदर पैक करा के मार दिया था, चमड़े के अंदर पैक करके मोहम्मद बिन कासिम को मार दिया। तो एक मत है कि मोहम्मद बिन कासिम को मार दिया और उसके बाद वो दोनों लड़कियों को भी मार दिया गया। तो ये पीछे पूरी कहानी थी कि पहली बार जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ, तो हमें ध्यान रखना है कि पहला सफल अभियान जो है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ, दैट इज 712 AD। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में सबसे पहले जजिया कर लागू किया गया। और जब ये इधर से जा रहा था दाहिर को हराकर, तो जब ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र से जब गया तो ऐसा मानते हैं कि वहाँ पर मास लेवल पे कन्वर्जन हुआ। मास लेवल पे कन्वर्जन क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारी औरतों को इन्होंने गुलाम बनाया और धीरे धीरे जो क्योंकि उस समय जो पाकिस्तान, सिंध, अफगानिस्तान, यहाँ तक पूरी जगह हिंदू ही हिंदू थे, सब पूरा क्षेत्र हिंदुओं से भरा पड़ा था। ये सिंध वाला क्षेत्र और अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, क्योंकि पाकिस्तान में जो क्षेत्र है ब्राह्मणाबाद, वो ब्राह्मण शब्द से बना है क्योंकि ब्राह्मण बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे। मुल्तान वाले क्षेत्र में बहुत सारे हिंदू थे। पर ये जब मास लेवल पे कन्वर्जन हुआ और गैर मुस्लिमों को जब इन्होंने मुस्लिम बनाया, महिलाओं को कैद कर लिया, तो उसके बाद मुस्लिमों की आबादी बढ़ी, क्योंकि इनका एक और मकतव्य ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन हो। तो भारत में सबसे पहले जजिया कर लागू किया गया और यह एक प्रकार से गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला सुरक्षात्मक कर था कि जो गैर मुस्लिम थे उनको ये आश्वासन दिया जाता था कि आप हमें कर दो, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। तो इसमें जो है बच्चे, बूढ़े, औरत, ब्राह्मण और विकलांगों से ये नहीं लिया जाता था, इनको बख्श दिया जाता था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया लगाया। जजिया कर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया गया था और अकबर के द्वारा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। ये अकबर का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। औरंगजेब के काल में औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर चालू कर दिया था 1679 ईस्वी में, 1679 में, और जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया था मोहम्मद शाह रंगीला, जो उत्तर मुगल काल का एक महत्वपूर्ण शासक है, मोहम्मद शाह रंगीला। इसके काल में जजिया कर जो है अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया। तो ये जजिया के बारे में कुछ तथ्य हैं जो हमको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं अरब आक्रमण के बाद भारत में तुर्की आक्रमण की, कि तुर्क किस प्रकार से भारत में इन्वेड किए। तो तुर्क की बात करें तो तुर्क एक चाइना के जो उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर जो जनजाति पाई जाती थी उसको तुर्क बोलते थे। ये एक असभ्य और बर्बर जनजाति के रूप में इनको जाना जाता है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर टूट पड़ते थे। एक असभ्य जनजाति ये थी। और तुर्क में एक व्यक्ति हुआ, तुर्क सरदार, जिसका नाम है अलपतगीन या फिर अलप्तगीन भी इसको कहा जाता है। तो अलप्तगीन ने
962 ईस्वी में जो है पहली बार वहाँ पर साम्राज्य की स्थापना की, जिसको बोलते हैं गजनी या फिर यामिनी साम्राज्य। तो पहली बार तुर्क साम्राज्य स्थापित हुआ गजनी या फिर यामिनी साम्राज्य के रूप में, और अलप्तगीन ने यहाँ पर 962 से 977 साल तक शासन किया। तो 962 से 977 तक इनका यहाँ पर शासन रहता है अलप्तगीन का, जिसके द्वारा इस साम्राज्य को बसाया गया। उसके बाद जो है सुबुक्तगीन यहाँ का शासक बनता है, जो कि अलप्तगीन की सेना में एक अधिकारी था। तो सुबुक्तगीन ने यहाँ पर जो है अपनी सत्ता प्रदर्शित की, खुद यहाँ का शासक बन गया। और यहाँ का जो शासन काल है ये 977 से 997 तक, लगभग 20 साल तक इसने शासन किया। तो जब इसने 20 साल तक शासन किया तो सुबुक्तगीन के द्वारा ही भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किया गया था। तो पहला तुर्क आक्रमण किसके द्वारा किया गया? सुबुक्तगीन के द्वारा, जो अलप्तगीन की सेना का एक अधिकारी था, जो बाद में शासक बना। अब होता क्या है कि 986 में इसने पंजाब के शाही वंश जयपाल पर आक्रमण करके उसे पराजित किया था। ये इसके बारे में एक तथ्य हमें ध्यान रखना है कि 986 में पंजाब के एक शाही वंश के शासक जयपाल पर इसने आक्रमण किया था। और पहला तुर्क आक्रमण भी किसके द्वारा किया जा रहा है? सुबुक्तगीन के द्वारा। अब सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद इसके दो पुत्र हैं, एक तो है अब्दुल कासिम महमूद, तो अब्दुल कासिम महमूद, और एक है इस्माइल। अब दो पुत्र है तो दोनों के बीच में सत्ता के लिए संघर्ष होगा, उत्तराधिकार का युद्ध होगा, और इसमें विजय होगी अब्दुल कासिम महमूद की। और अब्दुल कासिम महमूद जो है, जब इसको विजय प्राप्त हुई तो ये गजनवी के नाम से गद्दी पर बैठा। तो इसने अपना पूरा नाम क्या रखा? अब्दुल कासिम महमूद गजनवी। और यही है मोहम्मद गजनवी जो यहाँ पर गद्दी पर बैठेगा। और इसका शासनकाल 998 से 1030 ईस्वी तक इसका लंबा शासनकाल यहाँ पर चलेगा। तो ये बात कर रहे हैं हम तुर्क आक्रमण की, और महमूद जो गजनवी है वो यहाँ का शासक बन चुका है। अब महमूद गजनवी जब शासन बना तो इसने लगभग 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। और इसमें 1000 में पहला आक्रमण इसने पेशावर के खिलाफ किया था। जो फर्स्ट आक्रमण इसने किया वो पेशावर के खिलाफ किया था। अब भारत पर आक्रमण क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उस समय पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र भी क्या है, भारत ही माना जाता था। क्योंकि ये तो जब माउंटबेटन योजना आई, जिसे 3 जून 1947 को लागू किया गया, उसके बाद जब 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ तो वो सब घटनाओं के बाद पाकिस्तान अलग हुआ। नहीं तो पहले ये जो पूरा क्षेत्र था, पेशावर, मुल्तान, ब्राह्मणाबाद, ये सब पूरा किस में आता था? सिंध वगैरह भारत में ही आता था। तो 1000 ईस्वी में पहला आक्रमण पेशावर के खिलाफ किया। और 1025 में अपने आक्रमण के दौरान इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा, जो इसका 16वां आक्रमण था। तो 1025 में इसने 16वां आक्रमण करके कौन से मंदिर को लूटा? गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर। क्योंकि गुजरात जो क्षेत्र है तो वहाँ पर क्या है कि जो समुद्र का किनारा है, वहाँ से जो लोग हैं वो व्यापार के लिए जहाज़ों से जाया करते थे। तो जब वो जहाज़ों से जाते थे, आते थे, तो वो सोमनाथ मंदिर में प्रार्थना करते थे वहाँ पे कि अगर हमारा व्यापार सफल हुआ, हमारा व्यापार एकदम भली भांति सही रहा, तो हम जो है सोमनाथ मंदिर में इतना पैसा दान करेंगे। तो उस दान से सोमनाथ मंदिर में काफ़ी अधिक पैसा वहाँ पर रहता था। और जो गुजरात है उसका नाम भी गुजरात इसलिए पड़ा क्योंकि जो व्यापारी लोग वहाँ पर आते थे तो एक रात गुजार कर आराम करते थे, सोमनाथ मंदिर के आसपास वाले क्षेत्र में रुकते थे और वहीं आराम करते थे। तो एक रात गुजारने के कारण गुजरात को गुजरात कहा जाता है, एक रात गुजारना। तो सोमनाथ मंदिर में काफ़ी अधिक धन संपदा का कारण यही था कि व्यापारी लोग वहाँ पर बहुत अधिक चढ़ावा देते थे। तो 16वां आक्रमण जो हुआ 1025 में, वो सोमनाथ मंदिर को लूटा। और इसका अंतिम आक्रमण 1027 में जो माना जाता है वो जाटों के विरुद्ध माना जाता है, और 1030 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो महमूद गजनवी का एक महत्वपूर्ण जो शासनकाल रहा वो इस प्रकार था। अब आगे और समझते हैं। महमूद गजनवी के साथ 3 लोग भारत में महत्वपूर्ण आए थे। एक का नाम है फिरदौस, एक अलबरूनी, एक उत्बी। ये 3 इतिहासकार थे जो गजनवी के साथ भारत आए थे।
फिरदौस के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है शाहनामा। अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि अल-बरूनी के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई या किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई। उतबी, किताब उल यामिनी। तो इन तीनों पुस्तकों का नाम ध्यान रखना है और इनके राइटर या फिर इतिहासकारों का नाम भी हमें ध्यान रखना है। तो मोहम्मद गजनवी को मूर्ति भंजक भी कहा जाता था। मूर्ति भंजक क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये जब आक्रमण करता था तो इतना बर्बरता पूर्वक भारतीय कला को इसने नष्ट कर दिया था। हिंदू मंदिरों की मूर्तियों को काफ़ी तोड़ा, आम जनता को काफ़ी क्षति पहुंचाई और यहाँ की जो महिलाएं हैं और स्त्रियां हैं उनको ये कैद करके जो है तुर्क ले जाता था और वहाँ के बाजार में उनकी नीलामी होती थी। तो काफ़ी भयानक इतिहास रहा है जब भी मुस्लिम इन्वेडर भारत में आए हैं। तो मूर्ति भंजक भी किसको कहा जाता है? मोहम्मद गजनवी को। आगे बात करते हैं, आगे समझते हैं मोहम्मद गोरी की। तो मोहम्मद गोरी जो है वो गौर वंश का शासक है और 1173 में मोहम्मद गोरी शासक बना और 1175 में इसने अपनी पहली जीत मुल्तान पर आक्रमण करके दर्ज की। 1178 में इसने गुजरात का अभियान किया और गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित कर दिया और ये तुर्कियों की पहली हार मानी जाती है। तो मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला पहली बार गुजरात का जो शासक है कौन है? भीम द्वितीय। जो अभियान कब आया था? 1178 ईस्वी में। तो 1178 का गुजरात अभियान मोहम्मद गोरी के बारे में हमें ध्यान रखना है। आगे बात करें मोहम्मद गोरी की तो दो महत्वपूर्ण युद्ध आते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो 1191 में 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में और इसमें मोहम्मद गोरी की बुरी पराजय हुई। इसको भागना पड़ा था मैदान छोड़ के। ठीक है, तो तराइन जो जगह है वहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया और लगभग हरियाणा वाले क्षेत्र में ये जगह है और 1191 में ये युद्ध हुआ। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और इस द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को छल पूर्वक बंदी बना लिया गया मोहम्मद गोरी के द्वारा। तो काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है। अभी पृथ्वीराज चौहान मूवी भी आई थी अक्षय कुमार की, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा दिखाया गया है। तो इसके पीछे भी जब इसको छल पूर्वक बंदी बनाया गया उसके पीछे भी बहुत सारे कारण रहे कि जो जयचंद था गढ़वाल शासक, उसने भी क्या है कहीं ना कहीं मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। तो भारतीय जब भी भारतीयों पर अटैक हुए और भारतीय ने ही भारतीयों के खिलाफ जो भीषण षड्यंत्र रचा उसके द्वारा ही भारतीय पराजित हुए हैं और यहाँ से ही भारत का इतिहास पूरी तरह बदल गया। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को जब ये कैद करके वहाँ ले गया उसके बाद वो कहानी आती है कि उनकी दोनों आंखें निकाल ली गई और चंद्रबरदाई भी उनके साथ गए थे पृथ्वीराज चौहान के साथ, जो उनके एक दोस्त भी थे और साथ में अच्छे मंत्री भी थे, अच्छे इतिहासकार भी थे। तो वो आप मूवी में पूरा देख पाएंगे कि क्या किस प्रकार से घटना हुई। तो वहाँ पर कुछ पंक्तियाँ भी आती है कि जब पृथ्वीराज चौहान का मजाक बनाया जा रहा था, सब आसपास पूरी सभा थी और उस सभा में बीच में पृथ्वीराज चौहान को आंखें उनकी निकली हुई थी और उनकी परीक्षा ली जा रही थी कि आप क्या है कि शब्द भेदी बाण चला सकते हो। शब्द भेदी मतलब बिना आंखें तो उनके थी नहीं, तो शब्द को देख के बाण भी आप चला सकते हो। तो वहाँ पर जब उसके हाथ में धनुष दे दिया गया और जो शासक था मोहम्मद गोरी वो काफ़ी ऊंचाई पर बैठा हुआ था। तो जो इस प्रकार से है वहाँ पर कि जो पृथ्वीराज चौहान का जो दोस्त था चंद्रबरदाई, उन्होंने कुछ पंक्तियां पढ़ी कि 4 बांस 40 गज अंगुल अष्ट प्रमाण था बेटा मत चूके चौहान। ठीक है, तो वो इस 4 बांस 40 गज अंगुल अष्ट प्रमाण इस तरह से पूरी नापतोल उनको दे दिया कि कहाँ पर शासक बैठा हुआ है। ठीक है, था बेटा सुल्तान मत चूके चौहान, ऐसे कहते ही पृथ्वीराज चौहान ने बाण मारा और वहीं पर मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। और बाद में दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं दोनों दोस्त और एक दूसरे को चाकू घोंपकर वो भी मर जाते हैं। तो ये पूरी कहानी थी कि इस प्रकार से वहाँ हुआ। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ वो भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ 1192 ईस्वी में। आगे बात करते हैं कि नालंदा जो आक्रमण हुआ उसके बारे में। तो 1193 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी
इसने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया। और जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसकी ख्याति पूरे विश्व में थी। ऐसा माना जाता है कि जो आर्यभट्ट थे वो यहाँ के प्रधानाचार्य भी रहे हुए थे। जो आर्यभट्ट जिन्होंने जो है गणित में शून्य की खोज की और जिसके नाम पर हमने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया आर्यभट्ट, तो वो महत्वपूर्ण, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति इसके संस्था के सदस्य रहे थे। और जो एक चीनी पर्यटक है, चीनी ट्रैवलर ह्यूएनसांग, वो यहाँ पर पर्यटन के लिए आता है और उसने लिखा भी है अपनी किताब में कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के शासक कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। और उसमें ही ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर चाइना, जापान, टर्की, पर्शिया, श्रीलंका, इतने देशों से विदेशी जो विद्यार्थी हो पढ़ने आते थे। इतना अधिक महत्वपूर्ण था नालंदा जो विश्वविद्यालय, जो अभी प्रेजेंट डे बिहार में है। और उसकी दोबारा उसको कंस्ट्रक्ट कराने की बात भी चल रही थी, क्योंकि बख्तियार खिलजी ने इसको बर्बाद करके रख दिया था। यहाँ पर इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी कि उसको जलाया गया इसके द्वारा, और उसमें जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट थी वो जल के खाक हो गई। जो भारत का अमूल्य ज्ञान था, ऐसा मानते हैं कि लगभग 3-4 महीने जलने में लगे। उस इतनी बड़ी लाइब्रेरी यहाँ पर हुआ करती थी। और जो नालंदा, इसके शब्द को भी तोड़ा जाए तो नालमदा, नालमदा मतलब ना खत्म होने वाला ज्ञान, इतना ज्ञान का यहाँ पर भंडार था। और भारतीयों की बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे धरोहर थी। 10,000 मंक यहाँ पे रहते थे। और अध्यापकों की बात करें तो लगभग 1510 अध्यापक। ये सब ह्यूएनसांग ने अपनी किताब में लिखा है जब वो भारत भ्रमण पे आया था। और इतनी छोटी सी बात के लिए इसने ये जला दिया क्योंकि मोहम्मद गोरी का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। और बहुत ज़्यादा खराब होने के बाद जब इसने कहा कि ये कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा था, तो नालंदा विश्वविद्यालय के एक व्यक्ति हुए, उन्होंने इसका ठीक करने का निर्णय लिया। पर बख्तियार खिलजी चाहता था कि मैं किसी हिंदू से ठीक ना हूँ, इसकी कोई दवाई ना खाऊं। तो उन्होंने क्या किया कि चलो आप कुछ मत खाना, आप बस नमाज पढ़ना। तो जब ये नमाज पढ़ता था तो नमाज पढ़ते पढ़ते ये ठीक हो गया। और जब इसे बाद में पता चला कि उस जो व्यक्ति था नालंदा विश्वविद्यालय का, उसने क्या किया था, उसने नमाज के पन्नों पर एक दवाई लगा दी थी। तो जब वो पलटता था पेजों को और उन उंगलियों को जब पेज पलटने के लिए मुंह पर लगाता था, तो उसी से वो ठीक हो गया था। तो इतनी अच्छी वहाँ पर शिक्षा थी नालंदा विश्वविद्यालय की। तो ये मुस्लिम था और जो इसे एक हिंदू ने ठीक कर दिया था, तो उसी के ग्रोश में आके इसने नालंदा पर आक्रमण किया और उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। तो ये पूरा मुस्लिम बख्तियार खिलजी का इन्वेजन था नालंदा पर, जो एक ही कुकर्म माना जाता है पूरे इतिहास में। आगे बात करते हैं कि 1205 में मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान पंजाब की खोखर जाति के विरुद्ध हुआ था। मोहम्मद गोरी ने अपने विजित क्षेत्रों की देखभाल करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को जिम्मेदारी सौंप दी थी। तो जब मोहम्मद गोरी यहाँ से चला गया था तो ये वाले क्षेत्र जीतकर किसको सौंप गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक को जब मोहम्मद गोरी ने दिल्ली जीत ली तो कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ छोड़ गया। और उसके बाद ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कौन करेगा, कुतुबुद्दीन। फिर इसके बाद इल्तुतमिश वगैरह धीरे धीरे क्या है, दिल्ली सल्तनत का पक्ष आगे बढ़ेगा। और कुतुब मीनार की रचना जो पहली मंजिल थी वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनाई गई थी। तो ये कुछ तथ्य हैं और इस तथ्यों से हमें ये पता चलता है कि मुस्लिम इन्वेजन से हम आ चुके हैं दिल्ली सल्तनत तक कि किस प्रकार से क्या क्या घटना हुई है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इन चीज़ों को लिंक करके अगर आप समझेंगे तो बिल्कुल ये अच्छे से समझ में आएगा। तो धन्यवाद साथियों, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।